हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPC S188 की बुक जिसका नाम है असामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, इसके थर्ड यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, इससे पहले मैं इस बुक की 2 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। और इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट लेंगे और उसका क्वेश्चन रहेगा हमारा सामाजिक मनोविज्ञान में शोध विधियां क्या क्या होती हैं। तो वो अभी हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसी में से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वही आपके नोट्स होंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान में कितनी प्रकार की शोध विधियां होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारी पहली विधि है इसमें क्षेत्र शोध अध्ययन विधि, दूसरी विधि है क्षेत्र प्रयोग विधि, तीसरी है स्वाभाविक प्रेक्षण विधि, चौथी है सर्वे शोध विधि और पांचवी है ऐतिहासिक शोध विधि, छठी है सहसंबंध शोध। तो अभी हम एक एक करके इन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान में शोध विधियां। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान कुछ उद्देश्यों, परिस्थितियों एवं शोध समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कुछ शोध विधियों का भी उपयोग करता है। तो कोई भी अगर बीमारी होती है, कोई भी समस्या होती है, किसी भी समस्या को समाधान के लिए, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो परिस्थितियां होती है उनके अनुसार जो है शोध विधियों का प्रयोग किया जाता है व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान में, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत वास्तविक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए चरों की स्पष्ट एवं स्वीकार्य क्रियाशील परिभाषाओं की आवश्यकता होती है। व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह के बारे में बदलाव लाने के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रभार एवं समय अवधि को जानने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उन्हें प्रविधियों को पुनः अन्य समूहों पर लागू करते वक्त समय एवं साधनों की बचत हो सके। तो व्यवहारिक समाज मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति होता है या फिर समूह होता है, उसका जो व्यवहार होता है उसमें जब चेंजेस लाने होते हैं उनको, तो वो कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं ताकि जो है उनके आसानी से समय के साथ साथ जो है वो उनको ठीक कर सके और जो साधन है उनकी भी बचत हो सके, ज्यादा साधनों का यूज ना हो। इसी तरह कुछ शोध विधियों की उत्पत्ति होती है। व्यवहारिक समाज मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता की तरह कार्य करते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी पहली विधि जो है वो क्षेत्र शोध अध्ययन विधि है। क्षेत्र शोध अध्ययन विधि व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शोध विधि है। इस तरह के शोधों में व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन स्वाभाविक परिस्थिति में किया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, उसका बिहेवियर किस तरह से, उसका व्यवहार किस तरह का, अगर वो चेंज हुआ तो क्यों हुआ, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है उसका अध्ययन। ये एक ऐसा प्रयोगात्मक शोध डिजाइन है जिसमें शोधकर्ता वातावरण में पहले से मौजूद कारकों पर काम करते हैं। वे योजना बनाते हैं, मूल्यांकन एवं शोध पर केंद्रित करते हैं। जो व्यक्ति व्यवहार, मूल्य एवं धारणाओं एवं सामाजिक दृष्टिकोण का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। तो ये जो शोध विधि होती है इसमें ये होता है कि जो जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसमें जो जो चीजें पहले से ही मौजूद होती हैं उन सब चीजों पर शोध किया जाता है। उसके लिए एक योजना बनाई जाती है, फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है और फिर जो शोध किया जाता है उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया जाता है। और जिन व्यक्तियों पर शोध किया जाता है उनके जो व्यवहार होते हैं, उनकी जो विशेषताएं या फिर मूल्य हो गए, उनके जो धारणाएं होंगी, सामाजिक दृष्टिकोण होगा, वो किस तरह से सोच रखते हैं, क्या उनका बिहेवियर है, क्या किस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, इन सब चीजों का जो है एक तरह से अनुमान लगाया जाता है और उसमें भी मदद की जाती है। तो ये जो क्षेत्र शोध विधियां होती हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। क्षेत्र शोध विधियां जो होती हैं उनके तरीकों के बारे में बताया जा रहा है। तो पहला तरीका इसमें प्रत्यक्ष प्रेक्षण। तो इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता बाहर से प्रेक्षण करते हुए समाज के किसी व्यक्ति के बारे में सूचना इकट्ठा करता है। मतलब कि पहले तो वो बाहर के आसपास के कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है, उनके बारे में देखता है और फिर उसके बाद जो व्यक्ति होते हैं, समाज के व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में भी सूचनाएं इकट्ठी करता है जिन पर शोध किया जा रहा है। तो ये हो जाता है हमारा प्रत्यक्ष प्रेक्षण। इससे किसी व्यक्ति, परिस्थिति एवं उसकी परिस्थिति के साथ अंत्यक्रिया के बारे में वास्तविक सूचना मिलती है। तो उसके बारे में हमें विस्तृत सूचना मिलती है। तो उसके बारे में पूरी तरह से हमें उसकी सूचना मिल जाती है। अब है सहभागी प्रेक्षण। तो सहभागी प्रेक्षण में ये होता है, इस विधि के अंतर्गत जो शोधकर्ता होता है, जो शोध कर रहे होते हैं लोग, वो स्वाभाविक परिस्थिति में सहभागी के रूप में भाग लेते हैं। एक पार्टिसिपेंट के रूप में जिन लोगों पर वो शोध करना होता है ना, उनके साथ वो किसी एक पार्टिसिपेंट की तरह, जैसे कि कोई कंपनी, अगर उन्हें किसी कंपनी के लोगों पर शोध करना है तो वो उस कंपनी में एक एम्प्लॉय बनकर जाएंगे
या फिर ऐसे ही वो उन्हें कहीं भी किसी भी एक समूह पर शोध करना है तो वो वहां पर एक सहभागी के रूप में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। शोधकर्ता सहभागियों के साथ सहकर्मियों की तरह घुल मिल जाते हैं। जैसे वहां पर काम करने वाले और एम्प्लॉयज होते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं, और उनके जो जो व्यवहार होते हैं, उनके जो निर्णय होते हैं, उनके भी सहभागी बन जाते हैं। मतलब वो किस तरह की सोच रखते हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का, ये सब चीजें उन्हें पता चल जाती हैं। जो शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो करते हैं ऐसा। शोधकर्ता सहभागियों के साथ वार्तालाप करता है एवं गहराई से जाकर उनके विचारों एवं व्यवहारों को समझता है। तो जब उसके बाद रिसर्चर्स उनके साथ घुल मिल जाते हैं, उनके साथ इतनी ज्यादा बातचीत अच्छी हो जाती है, उनका व्यवहार भी जान जाते हैं, वो किस तरह से निर्णय ले रहे हैं, किस तरह की उनकी सोचे, सब चीजों के बारे में जान जाते हैं। अच्छे से उनकी बातचीत हो जाती है, वार्तालाप हो जाता है लोगों के साथ जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं या फिर रह रहे होते हैं। तो वो उनके विचारों को और जो उनके व्यवहार होते हैं उनको अच्छे तरीके से समझ जाता है। फिर उसके बाद उन्हें कोई भी निर्णय लेने में या फिर कुछ भी बात बताने में, थ्योरी देने में ज्यादा जो है परेशानी नहीं हो पाती है इस तरह से। अब है एथनोग्राफी। थर्ड विधि है एथनोग्राफी। इस विधि में शोधकर्ता द्वारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य को जानने के साथ साथ व्यक्ति के सांस्कृतिक मूल्यों को भी जानने का प्रयास करता है। तो व्यक्ति जो है उसके सांस्कृतिक मूल्य किस तरह के, उसका जो परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समाज में वो किस तरह से रहता है, किस तरह का व्यवहार करता है, वो तो जानते ही जानते हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक रूप से कितना ज्यादा अवेयर रहता है, वो अपने कल्चर के प्रति कितना ज्यादा अवेयर रहता है, इस सब के बारे में भी वो जानते हैं। शोधकर्ता समुचित समुदाय का अध्ययन बिना उनके जीवन में बाधा डाले हुए करते हैं। मतलब जिन लोगों पर वो शोध कर रहे हैं, जिन लोगों पर वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उन लोगों के जीवन में बाधा डाले हुए, उन लोगों के जीवन में कोई भी अड़चन डाले बिना वो उन पर रिसर्च करते हैं और शोध करते हैं। शोधकर्ता सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं एवं सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, उनके जिनका क्षेत्र में अध्ययन किया जा सके। तो जब वो उनके व्यवहारों का प्रेक्षण कर लेते हैं तो अपनी थ्योरीज देते हैं ताकि लोग जो है वो उनके बारे में जान सके और अध्ययन किया जा सके उनके बारे में। तो ये हमारी एथनोग्राफी विधि हो जाती है। ये गुणात्मक अब लास्ट विधि जो है हमारा गुणात्मक साक्षात्कार। तो ये एक ऐसी विधि होती है जो शोधकर्ता को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन गहराई से करने में मदद करती है। तो समाज में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में वो पूछते हैं। साक्षात्कार वो होता है, आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो इंट्रोडक्शन की तरह बातचीत की जाती है। कोई लोग आते हैं, जैसे कि कुछ फेमस लोग हो गए, न्यूज चैनल वाले हो गए, वो लोगों से आकर बातचीत करते हैं। तो साक्षात्कार भी कई तरह के होते हैं इसमें। अभी तो हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम गुणात्मक साक्षात्कार यानी कि साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें यही पढ़ेंगे। सामाजिक घटनाएं जो होती है उनका गहराई से अध्ययन करने में उन्हें मदद मिल जाती है, क्योंकि वो बातचीत करके जो सामाजिक घटनाएं होती है उनके बारे में पता लगा लेते हैं। साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता सहभागियों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो साक्षात्कार में जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं और जो लोग होते हैं, सहभागी होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको आंसर देना होता है और पूछकर जानकारी जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं, सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं क्वेश्चन पूछकर। साक्षात्कार औपचारिक, संवादी, असंगठित या तीनों का मिला जुला रूप हो सकता है। तो जो साक्षात्कार है वो किसी भी तरह का हो सकता है। उसमें नॉर्मल घरेलू बातचीत भी हो सकती है, औपचारिक यानी कि फॉर्मल बातचीत भी हो सकती है, अर्ध संगठित भी बातचीत हो सकती है उसमें। शोधकर्ता सहभागियों के विचारों, अनुभवों, धारणाओं एवं प्रेरणा को जानने का प्रयास करते हैं। तो हर चीज में जो है तीन जितनी भी विधि हमने पढ़ी उसमें जो है जो शोधकर्ता होते हैं वो सहभागियों के विचारों को जानते हैं, उनके किस तरह के एक्सपीरियंस रहे, वो किस तरह के थॉट्स है, मतलब उनके माइंड में वो किस तरह की सोच रखते हैं, सब चीजों को जानने का प्रयास किया जाता है। फिर उसके बाद ही वो लोग अपनी एक थ्योरी देते हैं। तो हमारी ये वाली विधि कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट विधि है हमारी क्षेत्र प्रयोग विधि। तो क्षेत्र प्रयोग विधि इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें आपके लिए एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो है प्रयोगात्मक शोध और क्षेत्र प्रयोग। तो इन दो में डिफरेंस जरूर पूछा जाता है इस विधि से, तो मैं यही कराऊंगी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी ऊपर वाले उसमें। तो हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हमारी प्रयोगात्मक शोध दे रखा है, तो प्रयोगात्मक शोध क्या होता है वो देखते हैं। प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत प्रेक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। मतलब कि जो उन पर प्रेक्षण किया जाता है या फिर उन पर जो रिसर्च की जाती है वो नियंत्रित परिस्थितियां होती हैं, उनमें किया जाता है। क्षेत्र प्रयोग के अंदर प्रेक्षण स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। तो जो प्रयोगात्मक शोध है वो ऐसी परिस्थितियों में होता है जो कंट्रोल करने, मतलब ऐसी परिस्थितियों जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। स्वाभाविक परिस्थितियां जो खुद ही हो जाती हैं, मतलब उनका पता नहीं चलता है, ऐसी परिस्थिति होती है वो खुद हो जाती है, बिना कंट्रोल हुए हो जाती है। तो क्षेत्र प्रयोग जो होता है वो उन परिस्थितियों में किया जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है ऐसी परिस्थितियों के बारे में,
तो क्षेत्र प्रयोग जो होता है वो उन्हीं परिस्थितियों पर किया जाता है। अब प्रयोगात्मक शोध है वो सहभागी किसी न किसी गुण के आधार पर समझातीय होते हैं, अर्थात गुणों की समानता होती है। मतलब कि जो प्रयोगात्मक शोध होता है वो ऐसे लोगों पर किया जाता है जिनके जो गुण होते हैं, जिनके जो एक तरह से हम कहते हैं क्वालिटीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, उनमें जो है इक्वालिटी होती है, सेम होती है, तो वो उन्हीं लोगों पर किया जाता है। और जो क्षेत्र प्रयोग होता है सहभागी गुणों के आधार पर समान या भिन्न हो सकते हैं। मतलब उनकी जो विशेषताएं, उनकी जो क्वालिटीज है वो समान भी हो सकती है, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो क्षेत्र प्रयोग प्रयोगात्मक शोध जो होता है वो केवल उन्हीं लोगों पर किया जाता है जिनकी जो क्वालिटीज होती है वो सेम होती है। लेकिन क्षेत्र प्रयोग उन लोगों पर किया जाता है जिनकी क्वालिटी सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। प्रयोगात्मक शोध जो होता है वो प्रयोगशाला में कारण प्रभाव संबंध को जानने के लिए असंगत चरों को नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें कारणों को, प्रभावों को, सब चीजों को जानने के लिए कुछ ऐसे चर होते हैं या फिर हम कारक कह सकते हैं, उन सब चीजों को इकट्ठा किया जाता है। क्षेत्र प्रयोग स्वाभाविक परिस्थिति में असंगत चरों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जैसे कि इसमें होता है, इसका ही एकदम ऑपोजिट होता है क्षेत्र प्रयोग में। इसमें कोई जो चर होते हैं, असंगत चर होते हैं, उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये परिस्थिति अध्ययन किए जाने वाले चरों के बीच कारण प्रभाव संबंध को प्रभावित करते हैं। तो जिन लोगों पर अध्ययन किया जा रहा है उनके मतलब कि कारक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, उनके संबंध को उनको प्रभावित करती है ये परिस्थिति। कारकों के साथ यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट के साथ उनके किस तरह के संबंध है, उन सब चीजों को प्रभावित करती है। अब इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध के प्राप्त परिणामों को बड़ी संख्या के साथ सामान्यीकरण किया जाता है। मतलब कि उनको एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है, बड़ी जनसंख्या के साथ सामान्यकरण किया जाता है। बड़ी जनसंख्या जो है उसके ऊपर भी किया जा सकता है प्रयोगात्मक शोध, और उसके परिणामों को जो है बड़ी संख्या को दिखाया जाता है। क्षेत्र प्रयोग से प्राप्त परिणामों का सामान्यकरण जनसंख्या की वास्तविक परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो जो क्षेत्र प्रयोग से मिले परिणाम होते हैं, जो भी क्षेत्र प्रयोग जो किया जाता है जिन भी लोगों पर, उनके जो परिणाम होते हैं वो जनसंख्या की जो परिस्थिति होती है उन पर निर्भर करता है, उसके अकॉर्डिंग होता है वो। इस तरह के शोध से, प्रयोगात्मक शोध जो होते हैं उनसे हमेशा परिणात्मक यानी कि संख्यात्मक परिणाम मिलते हैं। संख्या के आधार पर बिलोंग करते हैं ये सारे जो परिणाम होते हैं प्रयोगात्मक विधि के। क्षेत्र प्रयोग के जो परिणाम होते हैं, तो क्षेत्र प्रयोग के शोध से दोनों तरह के अर्थात परिणात्मक एवं गुणात्मक परिणाम मिलते हैं। मतलब कि किसी की क्वालिटी के आधार पर भी हो सकते हैं ये परिणाम, और परिमाणात्मक भी हो सकते हैं। तो ये जो है दोनों तरह के परिणाम होते हैं इसके। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला क्षेत्र शोध विधि, क्षेत्र अध्ययन और क्षेत्र प्रयोग। तो ये वाला हम नहीं लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। ये स्वाभाविक प्रेक्षण विधि हम इस वीडियो में लेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। नेक्स्ट जो विधि है इसकी और आगे की काफी 3 टाइप्स और बच जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। स्वाभाविक प्रेक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता सहभागियों की गतिविधियों का प्रेक्षण उनके वातावरण में इस प्रकार से करता है कि सहभागियों को जानकारी भी नहीं होती कि उनका प्रेक्षण किया जा रहा है। तो स्वाभाविक प्रेक्षण विधि जो होती है उसमें जो लोग रिसर्चर्स होते हैं वो इस तरह से जो सहभागी होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिन लोगों पर शोध किया जा रहा है, उन लोगों पर शोध इस तरह से किया जाता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन पर कोई रिसर्च की गई है। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलता, उनका जो वातावरण होता है वो इस प्रकार का होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके ऊपर कोई रिसर्च की गई है। ये विधि शोधकर्ता को बिना किसी परिवर्तन के किसी परिस्थिति या चर के बारे में वास्तविक, स्वाभाविक एवं सामान्य जानकारी प्रदान करने में मदद करती है। तो ये जो विधि होती है स्वाभाविक प्रेक्षण, ये ऐसी परिस्थितियों में की जाती है कि लोगों को पता नहीं चलता कि उन पर रिसर्च की जा रही है, और ये जो है हमें स्वाभाविक जानकारी, वास्तविक जानकारी, सामान्य जानकारी, सारी जानकारियों से इस विधि से मिलती है जो शोधकर्ता होते हैं उन लोगों को, और कुछ परिवर्तन भी नहीं होता। उदाहरण, यदि शोधकर्ता छात्रों के सीखने के व्यवहार को प्रेक्षण करना चाहता है तो वे छात्रों को एक व्यवहार का प्रेक्षण वास्तविक कक्षा कक्ष में कर सकता है। जैसे कि इसमें एक अच्छा एग्जांपल दे रखा है, स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके जो किस तरह से लर्निंग है, उनकी लर्निंग एबिलिटी किस प्रकार की, तो ये देखना है किसी रिसर्चर को,
तो वो एक क्लास के जो बच्चे हैं उन पर रिसर्च कर सकता है। और इस तरह से जो है बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्लास में पढ़ाई करते हैं तो उनकी एबिलिटी जो है, लर्निंग एबिलिटी, वो किसी को भी इजीली पता चल सकती है, हर बच्चे की। अगर कोई टीचर है तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होता है उनके बच्चे किस तरह से, कितनी उनके अंदर किस तरह से पढ़ाई करते हैं और उनके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज हैं या फिर नहीं है। तो ये सब टीचर्स को पता होता है, शोधकर्ता को भी इजीली पता चल सकता है। और बच्चों को बिना पता चले ही उनको ये सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। इस शोध विधि में कृत्रिम वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि कोई ऐसा वातावरण बनाया नहीं जाता इसमें कि कुछ वो अलग सा दिखाई दे, आर्टिफिशियल वातावरण जो है। जैसे कि कभी कभार जो है शोध करने के लिए, किसी भी दूसरे व्यक्तियों पर शोध करने के लिए दूसरी विधियों में अलग से वातावरण बनाया जाता है, एक माहौल क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उनको उस जगह पर रखकर उन पर शोध किया जाता है। लेकिन ये जो स्वाभाविक प्रेक्षण विधि होती है, इसमें कोई ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं होता है। जो एनवायरनमेंट जहाँ पर वो रह रहे होते हैं उसी में उन पर शोध कर दिया जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन पर शोध हुआ है। अब इसके बाद स्वाभाविक प्रेक्षण में आंकड़े संग्रह की विधियां, मतलब किस तरह से जो आंकड़े होते हैं उनको जमा किया जाता है इसमें। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, सबसे पहला तो इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। वास्तविक परिस्थिति में सहभागियों की गतिविधियों का प्रेक्षण करने में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों के जो क्लासरूम्स होते हैं छोटे बच्चों के, उसमें कैमराज लगे होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि अब बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। अलग तरीके से अगर किसी पर शोध करना होता है तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उनकी ऑडियो भी रिकॉर्डिंग होती है। डायरी प्रविष्ट, प्रेक्षक के द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं को कहानी के रूप में भी लिखा जा सकता है। कहानी के रूप में सूचनाओं को व्यक्ति के व्यवहार को समझने में उपयोग करता है। तो जिस व्यक्ति पर जो है शोध किया जा रहा है, उसकी जो कहानी है उसको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक कहानी के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब हम किसी की कहानी, किसी की इन्फॉर्मेशन को कहानी के रूप में लिखते हैं तो हमें पढ़ने में भी इजीली समझ में आ जाता है वो अच्छे से। अब गणना करना, ये विधि एक निश्चित समय में किसी भी व्यवहार की आकृति को जानने में सहायता करती है। तो इसके बारे में पूरा नहीं लिखा है, जितना लिखा है आप उतना ही कर लीजिएगा। सो गाइज, काफी लेंथी वीडियो हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।